Raj and Ajay were very close friends. Both of their families decide to go Ranikhet by their own cars. Raj's car traveled the speed of X km per hour, while Ajay's car travels 5 km per hour faster than the Raj's car. Raj took 4 hours more than Ajay to complete the journey of 400 km. तो काम का सारा डेटा इन्होंने वैसे ही दे दिया, हमें कुछ इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। हमें ऑलरेडी बता दिया कि स्पीड ऑफ राज कितनी हो गई, दैट इज मतलब राज की कार की स्पीड है तो मैं स्पीड ऑफ राज लिख रहा हूं, दैट इज x kmph। अजय की कार की स्पीड जो है वो इससे 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर है, तो x प्लस 5 kmph। इन दोनों ने जो डिस्टेंस कवर करी है वो कितनी कवर करी है, 400 किलोमीटर, और राज ने अजय से 4 आवर्स ज्यादा लिए हैं। तो चलो पहले तो राज का टाइम निकालते हैं। टाइम टेकन बाय राज, टाइम टेकन बाय राज कितना हो जाएगा, 400 अपॉन एक्स आर। टाइम टेकन बाय अजय, टेकन बाय अजय ये कितना हो जाएगा, 400 अपॉन एक्स प्लस 5। कंडीशन ये दे रहा है कि राज ने अजय से 4 आवर्स ज्यादा लिए हैं, तो अजय के टाइम में अगर हम 4 आवर्स ऐड कर दें तो किसका टाइम बन रहा है, राज का टाइम बन रहा है। तो ये हमारी काइंड ऑफ इक्वेशन आ गई, इसका यूज आएगा। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन रीड करने वाला हूं। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय अजय's कार इन 2 आवर्स। अजय की कार से 2 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर होगी। देखो अजय की स्पीड हमें पता है x प्लस 5, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, तो x प्लस 5 इंटू 2 कर दो, तो ट्वाइस ऑफ x प्लस 5 किलोमीटर। आसान सी बात है। ऑल्दो मैंने आगे का काम कर दिया शायद यहाँ पे, तो इस इक्वेशन को मैं रख लेता हूं फ्यूचर यूज के लिए। Which of the following quadratic equation describe the speed of Raj's car? राज की कार की स्पीड इनमें से कौन सी इक्वेशन डिस्क्राइब कर पा रही है। तो राज की कार की स्पीड को हमने x में रिप्रेजेंट करा था, तो जो भी इक्वेशन जिसमें x वेरिएबल होगा वही डिस्क्राइब करेगी। एक्चुअल में वो यही इक्वेशन है, बस उसको रीअरेंज कर दिया गया है, तो हमें भी वही काम करना है, रीअरेंज कर देना है इक्वेशन को। सो रीअरेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम लेंगे पहले तो एलएचएस में, तो ये हो जाएगा 400 प्लस x टाइम्स 4 4x, 5 टाइम्स 4 20 अपॉन डिनोमिनेटर में पूरा x प्लस 5, सामने 400 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 400 प्लस 20 मतलब 420x, 4x इंटू एक्स प्लस 4x स्क्वायर, सामने कितना हो जाएगा 400 टाइम्स x, 400x प्लस 4 5 20 बोले तो 2000। इन सबको उठा के हम लोग एलएचएस में सेंड करेंगे तो हमारी इक्वेशन कैसे दिखाई देगी, 4x स्क्वायर, 420x से 400x गया तो प्लस का 20x, साथ ही साथ 2000 एलएचएस में आके माइनस का 2000 हो जाएगा। चैप्टर पढ़ाते टाइम पे मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि जब भी आपको चीजें कॉमन आती हुई दिखाई दें आप उनको सबसे पहले कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर दो, मतलब सामने सेंड कर दो। सो यहां पे अगर आप नोटिस करो मुझे सभी टर्म्स में से 4 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 4 को कॉमन निकाला तो कितना बना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 500, सामने 0, ये 0 में जाके 0 बन जाएगा और बच गया जो वो हमारी इक्वेशन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500, ऑप्शन नंबर सी। आसान सी बात है, और यही इक्वेशन होगी जो हमें आगे का डेटा भी निकाल के देगी, इसलिए इसको भी मैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेता हूं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ राज कार, राज की कार की स्पीड कितनी होगी। अब हमें इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू भी फिगर आउट करनी है। सो हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं, यहाँ पे हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा सकते हैं, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर भी लगा सकते हैं अगर आपको आता हो तो मुझे 5x को स्प्लिट करके 500 बनाना है, तो क्यों ना मैं इसको लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x माइनस 500। फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन आया, कितना बचेगा x प्लस 25, लास्ट 2 टर्म्स में से माइनस का 20 कॉमन आया, कितना बचेगा x प्लस 25। हमारे जो 2 फैक्टर्स आएंगे, एक होगा x माइनस 20, दूसरा होगा x प्लस 25। तो केस 1 में x की वैल्यू x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर, और केस 2 में
x प्लस 25 को जब हम इक्वल रखेंगे 0 के, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -25 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। वेलोसिटी होती तो बात अलग थी। तो x इज 20 और x किसकी स्पीड थी? राज की कार की स्पीड थी, इसलिए वो 20 हो गई। ठीक है। अजय ने राज से 5 किलोमीटर अजय ने राज से 5 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड से कार चलाई है, तो अजय की कार की स्पीड कितनी हो जाएगी? 20 + 5 25। ठीक है, तो उसकी स्पीड निकाल ली मैंने, अजय की कार की स्पीड। अजय स्पीड दैट विल बिकम 25 kmph। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच टाइम डिड अजय टुक टू ट्रैवल 400 किलोमीटर। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कैंसिल आउट कर दो, 25 16s are 150, so 16 hour, right? The speed of a motorboat is 20 km per hour. For covering the distance of 15 km, the boat took 1 hour more for upstream than downstream. बोट को अपस्ट्रीम जाने में 1 घंटा ज्यादा लगा है, इससे डाउनस्ट्रीम में सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए 15 किलोमीटर कवर करने के लिए बोट की स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर गिवन है। इट इज ऑलरेडी गिवन। ठीक है, इससे पहले आपने जब क्वेश्चंस करे थे ये वाले अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले, तब ना तो बोट की स्पीड गिवन होती थी ना स्ट्रीम की स्पीड गिवन होती थी। आपको डायरेक्टली सिर्फ टाइम गिवन होते थे कि इतने किलोमीटर अपस्ट्रीम गए हैं, इतने किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गए हैं, उसमें इतना टाइम लगा है। राइट, इस बार थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है बिकॉज केस बेस है। सो let the speed of the stream be x kilometer per hour, then the speed of the motorboat in upstream will be। देखो मैंने बोला let speed of stream x kmph, ये हमको अज्यूम करने के लिए बोला भी हुआ है। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट हमें गिवन है, स्पीड ऑफ बोट कितनी दे रखी है? 20 किलोमीटर पर आवर। जिन्हें पता है अपस्ट्रीम में हम लोग वाटर के फ्लो के अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर वाटर का फ्लो इधर है तो हमारी बोट की डायरेक्शन क्या होती है? ऑपोजिट डायरेक्शन में टू द फ्लो ऑफ वाटर। तो ऐसे में ही जो नेट स्पीड निकलती है वो क्या निकल जाती है? बोट की स्पीड माइनस वाटर की स्पीड। तो नेट स्पीड कितनी हो जाएगी? 20 - x। डाउन स्ट्रीम में बोट की डायरेक्शन वाटर के फ्लो की डायरेक्शन के टुवर्ड्स ही रहती है। तो मतलब वाटर अगर राइट में जा रहा है तो बोट भी राइट में जाएगी। तो ऐसे में इनकी स्पीड्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। सो नेट स्पीड क्या बन जाती है इस केस में? वो बन जाती है 20 + x। मतलब इस सिनेरियो में 20 + x बन जाएगी, क्योंकि 20 बोट की स्पीड है और x स्ट्रीम की स्पीड माननी है। ठीक है, अब जरा सिनेरियो देखते हैं। डिस्टेंस जो कवर की जा रही है वो है 15 किलोमीटर, एक बार अपस्ट्रीम में एक बार डाउनस्ट्रीम में। सो टाइम अगर मैं निकालूं, टाइम फॉर कवरिंग 15 किलोमीटर, इसका फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं मैं, केस 1 ड्यूरिंग अपस्ट्रीम। तो टाइम का फॉर्मूला, इसको T1 बोल देता हूं। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो S1 कितना है मेरा? 20 - x। और ऐसे ही केस 2 में डाउनस्ट्रीम, सो T2 विल बी 15/20 + x हो जाएगा। आसान सी बात है, इसमें कोई दिक्कत? अब इसने ना इन दोनों टाइम्स में रिलेशन दे रखा है कि बोट टुक 1 hour मोर इन अपस्ट्रीम। बोट ने अपस्ट्रीम जाने के लिए 1 घंटा ज्यादा लिया डाउनस्ट्रीम के कंपैरिजन में। तो डाउनस्ट्रीम का टाइम कितना था? T2। T2 में 1 अगर मैं ऐड कर दूंगा, अगर T2 मेरा आवर्स में आ रहा है, ऑब्वियसली स्पीड और डिस्टेंस किलोमीटर और किलोमीटर पर आवर में है, लाइक स्पीड इज किलोमीटर पर आवर में और डिस्टेंस इज इन किलोमीटर, तो टाइम ऑब्वियसली किस में आएगा? आर में। सो T2 में 1 ऐड करूंगा तो T1 बन जाएगा। दिस इज द टाइम टेकन बाय द बोट इन अपस्ट्रीम, दिस इज द टाइम टेकन बाय द बोट इन डाउनस्ट्रीम, एंड डाउनस्ट्रीम में 1 ऐड करने से क्या बन रहा है? अपस्ट्रीम का टाइम बन रहा है। तो यहां से मुझे मेरी इक्वेशन मिल जाएगी। सो वैल्यूज उठा के पुट करेंगे तो 15/20 - x इज इक्वल्स टू 15/20 + x + 1। राइट, अब बस हमको इस
इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इस इक्वेशन के बेसिस पे ही पूछे जाएंगे। सो आरएचएस में पहले एलसीएम लिया, 15/20 माइनस एक्स, एलएचएस एज इट इज रहेगा, आरएचएस में एलसीएम लिया तो कितना हो जाएगा 15 + 20 + x अपॉन 20 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 20 + x, और यहां पे 15 और 20 कितना हो गया 35, तो 35 + x टाइम्स 20 माइनस x, ब्रैकेट ओपन करा, 15 2 * 30, तो 15 20 * 300 हो जाएगा, प्लस का 15x इज इक्वल्स टू 35 2 * 70, तो ये कितना हो जाएगा 700 माइनस का 35x, फिर 20 टाइम्स x इज 20x एंड देन लास्ट में माइनस का x²। आसान सी बात है, इजी। अब सब कुछ हम लोग एक साइड पे ले लेंगे, जैसे मैंने सारी x की वैल्यूज एंड कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करवा लिया, तो सबसे पहले माइनस का x² लेफ्ट में आके प्लस का x² हो जाएगा, यहां पे 15x ऑलरेडी था, माइनस का 35x और प्लस का 20x, इनसे बना माइनस का 15x, वो सामने गया प्लस में हो गया तो कितना बन जाएगा 30x, लास्ट में क्या बचा 700 और 300, 700 लेफ्ट में आगे कितना हो जाएगा माइनस का 700 और 300 ऑलरेडी तो माइनस का 400 हो जाएगा। सो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, किसमें x में, और x कौन था स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ x फिगर आउट करना है, तो हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा सकते हैं, तो हमें 30x को स्प्लिट करके माइनस का 400x² बनाना है, तो 40 एंड 10 ले लेंगे हम लोग इसको, तो x² प्लस 40x हो गया माइनस का 10x माइनस का 400, फर्स्ट टू टर्म्स में से कितना कॉमन आएगा x कॉमन आएगा, कितना बचा x + 40, लास्ट टू टर्म्स में माइनस का 10 कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा x + 40। अब यहाँ पे दो फैक्टर्स हमारे आ गए x + 40 और x - 10, दोनों को 0 के जब इक्वल रखेंगे तो हमारे पास में जो दो केसेस आएंगे, एक आएगा x + 40 = 0, दैट मींस x = -40। x क्या था स्ट्रीम की स्पीड, अब स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती, ठीक है। केस 2 में x - 10 = 0, x कितना आ गया 10, तो ये हो जाएगी हमारी स्ट्रीम की स्पीड। ठीक है, ये आगे जाके निकालनी है, यहां के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें इस एक्सप्रेशन से निकालना था कि लेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x km/h, देन स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन अपस्ट्रीम विल बी, तो मोटर बोट की अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, देखो ये निकाली हुई मैंने यहाँ पे 20 - x, ठीक है 20 - x हो जाएगी। सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने इसी पेज पे निकाल दिए। What is the relation between the speed, distance and time? Speed is equals to distance upon time, बचपन से पढ़ रहे हो, ठीक है। Which of the correct quadratic equation for the speed of the current? तो हम लोगों ने speed of the current की quadratic equation यहां निकाली थी, x² + 30x - 400, तो x² + 30x - 400। Next, what is the speed of the current? Current की speed हम लोगों ने निकाल ली थी 10 km/h, ठीक है। Next, how much time boat took in downstream? बोट ने डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लगाया, देखो डाउनस्ट्रीम की स्पीड बन गई थी, बोट की स्पीड जो कि 20 km/h है प्लस करंट की स्पीड जो कि 10 km/h है, डाउनस्ट्रीम में स्पीड ऐड हो जाती है, और डिस्टेंस कितनी कवर करनी थी इसको 15 किलोमीटर, तो 15/30 मींस 1/2, 1/2 बोले तो हाफ एन आवर मींस 30 मिनट्स। आसान सी बात है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन में आपको अपेरेंटली इक्वेशन बनानी पड़ेगी, सारा डेटा रखना पड़ेगा, उन सारे डेटा से ही आपको फाइनल आंसर्स मिलेंगे, हर सवाल के जवाब इन इक्वेशंस को सॉल्व करके मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने वन शॉट में ही पूरा सॉल्व कर दिया। ऑडिटोरियम, द पार्ट ऑफ अ पब्लिक बिल्डिंग वेयर an audience sits as distinct from the stage, the area on which the performance or other object of the audience's attention is presented. In a large theater, an auditorium includes a number of floor levels frequently designed as stalls, private boxes, dress circles, balcony or upper circle, and gallery. A sloping floor allows the seats to be arranged to give a clear view of the stage. The walls and the ceiling usually contains concealed light and sound equipment and air extracts or inlets and may be highly decorated.
तो ऑडिटोरियम तो सबने देखे, थिएटर जैसे ही होते हैं, ठीक है। इन एन ऑडिटोरियम सीट्स आर अरेंज्ड इन अ रो एंड कॉलम, द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो. When the number of rows are double and the number of seats in each row is reduced by 10, the total number of seats increase by 100. तो कंडीशन यह है कि हर रो के अंदर उतनी ही सीट्स हैं जो वो रो का नंबर है, ठीक है। हर रो में उतनी ही सीट्स हैं जो वो रो का नंबर है। फर्स्ट रो में एक ही सीट होगी, सेकंड रो में 2 सीट्स होंगी, थर्ड रो में 3 सीट्स होंगी, फोर्थ रो में 4 सीट्स होंगी, फिफ्थ रो में 5 सीट्स होंगी। सो मैं अगर बोल दूं इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू एक्स, अगर नंबर ऑफ रोज एक्स हो जाएं, सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ऑडिटोरियम इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये ओरिजिनल नंबर ऑफ सीट्स हैं। अब आता है सिनेरियो कि व्हेन द नंबर ऑफ रोज आर डबल्ड एंड द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो इज रिड्यूस्ड बाय 10, देन द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज बाय 300. तो नंबर ऑफ रोज आर डबल्ड, मतलब ओरिजिनल नंबर ऑफ रोज कितनी थी? x थी, डबल कर दिया 2x कर दिया. नाउ नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो, हर रो के अंदर नंबर ऑफ सीट जो हैं उसको 10 से रिड्यूस कर दिया. सो टोटल सीट्स अब कितनी हो जाएंगी? टोटल सीट्स हो जाएंगी ट्वाइस ऑफ x टाइम्स x माइनस 10. सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स अब ओरिजिनल नंबर ऑफ सीट्स से 300 से इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बन जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बस इसे हमको सिंप्लीफाई करना है और इसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. सो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2x स्क्वायर माइनस 20x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 300. सब कुछ उठा के LHS में ले गए तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0. तो x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0. तो ये हो जाएगी हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इजी. हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज आर देयर इन टोटल अरेंजमेंट? तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें x फिगर आउट करना पड़ेगा. x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 300 में हमें क्या करना है? इस इक्वेशन में x को फिगर आउट करना है. तो क्या कर देंगे? फैक्टराइजेशन कर देंगे, ठीक है. सो माइनस 300x स्क्वायर बनाना चाहते हो किससे? माइनस 20x से. सो 30 एंड 10 ले लोगे तो x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 10x माइनस 300 इज इक्वल टू 0. इन दोनों में से x कॉमन आया, x माइनस 30. इन दोनों में से 10 कॉमन आया, x माइनस 30. तो x माइनस 30 एंड x प्लस 10. अब आपको पता है कि आप दोनों केसेस सॉल्व करोगे. केस 1 क्या बनेगा? that x minus 30 is equals to 0, तो x is equals to 30. या फिर केस 2 क्या बन रहा है कि x plus 10 is equals to 0, तो x is equals to minus 10, which is not possible क्योंकि नेगेटिव नंबर में रोज नहीं हो सकती. So how many rows are there in the original arrangement? There are 30 rows. टोटल सीट्स कितनी हो जाएंगी ओरिजिनल अरेंजमेंट में? 900, ठीक है. So how many number of seats are there in the auditorium in original arrangement? तो original arrangement में x square number of seats होंगी, मतलब 30 rows का square means 900. How many number of seats are there in the auditorium after rearrangement? Rearrangement में seats 300 से बढ़ जाती हैं, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सीधा 1200. उसने बोला ना कि न्यू अरेंजमेंट में सीट्स इंक्रीज हो जाती हैं बाय 300. How many number of columns are there in auditorium after rearrangement? Rearrangement के बाद में कितने number of columns होंगे? How many number of columns are there in auditorium after the rearrangement? देखो number of column कैसे निकलेंगे? number of column निकालने के लिए total seats को आपको
किससे डिवाइड करना पड़ेगा? नंबर ऑफ रोज से। तो रीअरेंजमेंट के बाद में कितनी नंबर ऑफ रोज हो रही थी? देखो हमें इनिशियली उसने बोला था कि नंबर ऑफ रोज आर डबल्ड, रोज के नंबर को डबल कर दिया गया, मतलब ओरिजिनल नंबर ऑफ रोज थी 30, सो 30 को डबल करके कितना कर दिया गया? 60। तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगे? 60, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो गई थी आफ्टर रीअरेंजमेंट? 1200। जीरो से जीरो कैंसिल, कैंसिल करा तो देयर विल बी 20 कॉलम्स आफ्टर रीअरेंजमेंट। आसान सी बात है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स को नंबर ऑफ रोज से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएंगे। ओरिजिनल अरेंजमेंट में कितने नंबर ऑफ कॉलम रहे होंगे? ओरिजिनल अरेंजमेंट में 30 सीट्स थी इन ईच रो, लाइक 30 रोज थी, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी? 900। ठीक है, कैंसिल आउट करा, सो देयर वुड हैव बीन 30 कॉलम, 30 रोज एंड 30 कॉलम। आसान सी बात है, 30 रोज 30 कॉलम्स, मतलब हर रो में जितने नंबर ऑफ सीट्स थी वही नंबर ऑफ रो भी था, तो मिला के फिर से 900 सीट्स ही बनी। इजी। An automobile manufacturer can produce up to 300 cars per day. The profit made from the sale of these vehicles can be modeled by the function px is equals to x square प्लस 350x माइनस 6600। तो फंक्शन काम का होता है वो लिख लेना चाहिए, फंक्शन मतलब इक्वेशन, where px is the profit in the 1000 rupees and x is the number of automobile is made and sold. Answer the following questions based on this model. When no cars are produced, what is the profit or loss? देखो no cars are produced मतलब x की जगह पे क्या लेना पड़ेगा हमें? 0। तो x की जगह पे 0 लिया तो p of 0 क्या बन जाएगा? 0 का स्क्वायर प्लस 350 टाइम्स 0 माइनस 6600। तो जिस दिन कार प्रोड्यूस ही नहीं करी उस दिन तो उसको लॉस होने ही वाला है ना। कितना लॉस हो गया? माइनस 6600,000 रुपीज। 6600,000 रुपीज मतलब 6600, फिर 1000 और लेना पड़ेगा रुपीज। अब कार मैन्युफैक्चरर है, कोई टॉय मैन्युफैक्चरर तो है नहीं, तो ऐसे हंड्रेड्स में थोड़ा ना उसको लॉस होने वाला। तो कितना हो गया लॉस? 1000 लाख, तो 66 लाख का लॉस एक दिन का। What is the break even point? That is a zero profit is called for break even. Break even point वो होता है जहां पे no profit no loss की स्टेट बन जाए, मतलब इस प्रॉफिट फंक्शन के लिए वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए? 0 आ जानी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को उठा के 0 के इक्वल रख देंगे, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 350x माइनस 6600 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा सही लिखेंगे इसको क्योंकि नेगेटिव में एक्स स्क्वायर नहीं लिया जाता। तो एक्स स्क्वायर माइनस 350x प्लस का 6600 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमें क्या बनाना है? 6600x स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर माइनस का इसको लिख देंगे 330x माइनस 20x प्लस का 6600। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन तो x माइनस 330, लास्ट टू टर्म्स में से माइनस का 20 कॉमन तो फिर से x माइनस 330, सामने ऑब्वियसली 0। तो यहां से हमें दो वैल्यूज मिल रही हैं, एक तो x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 20। दिस इज केस 1। एक और केस बन रहा है केस 2। x इज इक्वल टू, यहां से हमें मिलेगा 330 क्योंकि x माइनस 330 इज इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू 330। अब आप नोटिस करो अब तक जितने भी क्वेश्चंस थे उनमें से हमें जब ये दो केसेस मिलते थे तो एक प्लस एक माइनस में मिल जाता था, तो हमें सर्टेनिटी होती थी कि हाँ नेगेटिव वाला तो नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव में कभी टाइम नहीं होता, प्रोडक्शन नहीं होता, डिस्टेंस नहीं होती, बट यहाँ पे दोनों हमें x पॉजिटिव में मिल रहे हैं, तो ये भी सही आंसर हो सकता है, वो भी सही आंसर हो सकता है। तो ब्रेक इवन के लिए हमें पता करना पड़ेगा इस इक्वेशन में पुट करके कि x की किस वैल्यू के लिए px 0 आ रहा है, तो हमें दोनों को अब क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग फर्स्ट को उठा के पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर यहां पे। सो फॉर x इज इक्वल टू 20, तो माइनस 20 का स्क्वायर, ठीक है, पहले स्क्वायर होगा फिर नेगेटिव का साइन लगेगा, माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है उन्होंने, राइट, ऐसा नहीं लिखा कि यहां ब्रैकेट लगा हुआ है। तो माइनस ऑफ 20 स्क्वायर देन प्लस 350 ऑफ 20 माइनस 6600। सो 20 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 400 माइनस में
350 टाइम्स 2 मतलब प्लस का 7000 और 350 टाइम्स 2 मीन्स 700, एक और जीरो आ गया 7000 और माइनस का 6600। अगर आप नोटिस करो तो ये प्लस का 7000 और ये दोनों मिलके माइनस का 7000, अपेरेंटली वैल्यू कितनी आ रही है? जीरो आ रही है। ठीक है, माइनस का 330 का स्क्वायर प्लस 350 टाइम्स 330 माइनस 6600, तो 33 का स्क्वायर 108900 प्लस 115500 माइनस 6600। ठीक है, ये भी सेम आ रहा है, हाँ ये भी सेम आ रहा है। सो दोनों ही केस में ब्रेक इवन बन रहा है, तो दोनों ही आंसर सही है। होता क्या है, देखो आप प्रोडक्शन की इक्वेशन को समझो, ये सिर्फ ये नहीं बता रहा कि कहाँ पे मिनिमम प्रोडक्शन पे आपको मार्जिन जीरो मिलने लगेगा, मतलब प्रॉफिट और लॉस इक्वल हो जाएंगे, वो एक मैक्सिमम वैल्यू भी बता रहा है कि इस मैक्सिमम वैल्यू पे भी ब्रेक इवन आएगा, मतलब दिन के अगर 330 प्रोडक्शन हुआ ना तो भी ब्रेक इवन होगा ही। तो मिनिमम कितनी कार्स पर डे प्रोड्यूस करने पे, 20 कार्स प्रोड्यूस करने पे उसको ब्रेक इवन होगा। उसके बाद में जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ती जाएंगी उसको प्रॉफिट होने लगेगा, बट जब 330 कार्स वो फिर से प्रोड्यूस करने लगेगा पर डे का, तो फिर से उसको ब्रेक इवन पे आना पड़ेगा, उससे ज्यादा पे फिर उसको लॉस हो सकता है। तो ये दोनों ही वैल्यूज सही है, मिनिमम 20 कार्स पर डे प्रोड्यूस करनी है ब्रेक इवन के लिए और मैक्सिमम 330 प्रोड्यूस कर सकता है फॉर ब्रेक इवन, इसलिए रख के देखना बहुत जरूरी था ताकि आपको पता पड़े कि दोनों केसेस में जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। गॉट इट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वैसे भी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट मान लूँ तो ये वैल्यू कैसे चलेगी? ऐसे चलेगी। ठीक है, तो दो जगहों पे ब्रेक इवन हो रहा है, दो जगहों पे इक्वेशन जीरो हो रही है, राइट? दो जगहों पे y की वैल्यू जीरो हो रही है, तो यही तो दिखाना चाह रहा है फंक्शन कि ब्रेक इवन कहां हो रहा है, मतलब जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस कहां हो रहा है। व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इफ 175 कार्स आर प्रोड्यूस्ड? अब आप बहुत आसानी से 175 कार्स के लिए प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हो, बस आपको करना क्या होगा, इक्वेशन में जहां पे x लिखा है वहां पे आपको क्या पुट करना है? 175। सो सिंपली हमने x की जगह पे 175 पुट कर दिया। नाउ 175 का स्क्वायर हो गया 30625 प्लस 61250 माइनस 6600, ये दोनों नेगेटिव के ऐड हो जाएंगे तो कितना बन जाएगा? 61250 माइनस 37225, तो 61,250 में से 37,225 सब्ट्रैक्ट करना है। 24025 24025 रुपीस, मतलब कितने रुपए का प्रॉफिट होगा जब वो 175 कार्स प्रोड्यूस करेगा। अगला पार्ट हमें 400 कार्स के लिए करना है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको एक्स की जगह पे क्या पुट कर देना है इस बार? 400, तो ये थोड़ा आसान होने वाला है। हमें पता है 4 का स्क्वायर होता है 16, दो जीरोस का स्क्वायर हो जाएगा 40, तो 16 एंड 40, 35 4s आर 140, तो 140 और फिर 3 जीरोस माइनस 6600, तो 140000 माइनस 166600। तो आपने एक चीज नोटिस करी कि अब उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, कितना लॉस हो रहा है? माइनस 26600। तो मैंने कहा था ना कि वो जैसे 330 कार से ज्यादा प्रोड्यूस करने लगेगा उसे लॉस होने लगेगा। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि अगर आपने अपना कॉस्ट टू प्रोडक्शन मार्जिन इक्वल कर लिया तो उसके बाद में सिर्फ प्रॉफिट ही होने लगे, बिकॉज आपको मैन पावर भी बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज आपको मशीनरी भी बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपने रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे। जब आगे आप कॉमर्स लोगे तो इन चीज़ों को आप और ज़्यादा एक्सपीरियंस कर पाओगे। ठीक है, पर होता सब मैथ्स की हेल्प से। पिरामिड इन आर्किटेक्चर अ मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड ऑफ और faced with stone or brick and having a rectangular base and four sloping triangular sides
meeting at an apex. Pyramids have been built at various times in Egypt, Sudan, Ethiopia, Western Asia, Greece, Cyprus, Italy, India, Thailand, Mexico, South America, and on some of the Pacific Ocean. Those of Egypt and of Central and South America are the best known. ठीक है, इतनी सारी कंट्रीज में पिरामिड बने हुए हैं, हमें लगता था इंडिया में है ही नहीं, इंडिया में भी है। तो किसने बोला मैथ्स सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेशन सिखाती है? इंडिया में भी कहीं ना कहीं है पिरामिड। अब आपका अगला काम यही है, गूगल करके आना। The volume and the surface area of a pyramid with square base of area a square and height h is given by। देखो, ऐसा कोई पिरामिड है जिसका बॉटम जो है ना वो स्क्वायर शेप का है और उसके जो साइड्स हैं ऑब्वियसली वो ट्राइंगल के शेप में होंगी। सो द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड विद अ स्क्वायर बेस ऑफ एरिया ए स्क्वायर एंड हाइट h इज गिवन बाय। जहां पे ए स्क्वायर को एरिया लिया गया है और h को हाइट ली गई है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इस वॉल्यूम वाले एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और ब्रेक डाउन कर दूं, वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या होता है? वॉल्यूम निकालने का सबसे आसान तरीका होता है किसी भी सॉलिड फिगर का आप एरिया निकाल लो, इनटू उसकी हाइट से उसको मल्टीप्लाई कर लो। जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हो? उसके बॉटम का एरिया निकालते हैं पाई आर स्क्वायर और हाइट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बट कुछ केसेस में वॉल्यूम अलग हो जाता है, जैसे कोन, क्या करते हो आप? पाई आर स्क्वायर करते हो, हाइट से मल्टीप्लाई करते हो, पर उसका 1/3 कर लेते हो, जैसा सिलेंडर में हुआ था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। देखो 1/3 आगे आ रहा है टाइम्स हाइट, अगर उसकी हाइट h है और बॉटम का एरिया a स्क्वायर है, तो अपेरेंटली वॉल्यूम का एक फॉर्मूला क्या मिल रहा है आपको कि वॉल्यूम इज 1/3 टाइम्स हाइट इनटू एरिया का स्क्वायर। हाइट किसकी ली जाएगी? पिरामिड की ग्राउंड से हाइट, और a स्क्वायर क्या हो जाएगा? उसका बॉटम फेस का एरिया, और बॉटम कैसा बोला गया है? स्क्वायर बेस। तो अपेरेंटली अगर मैं बोलूं व्हाट इज द साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इस रिलेशन से मुझे पता पड़ रही है a है, और हाइट ऑफ पिरामिड क्या पता पड़ रही है मुझे? h। तो ये इस रिलेशन से मुझे समझ में आ रहा है। और अगर आप इस रिलेशन को देखो तो ये सरफेस एरिया की बात कर रहा है। अब पिरामिड के अंदर कितनी सरफेसेस होंगी? पिरामिड में एक फ्रंट में आपको ट्राइंगल दिखेगा, एक राइट में ट्राइंगल, और ऐसे ही ट्राइंगल पीछे 2 और दिखाई देंगे, तो 4 ट्राइंगल्स होंगे, और नीचे एक स्क्वायर बेस होगा। अब अगर नीचे स्क्वायर बेस है ना, तो उसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि ट्राइंगल जो होंगे सब इक्विलेटरल होंगे, अगर स्क्वायर बेस है तो हो ना हो इस एक्सप्रेशन के अंदर, इस सरफेस एरिया के अंदर आपको 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के एरियाज प्लस एक स्क्वायर का एरिया देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग बाद में आएंगे, बट पहले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ये तो मैंने अभी इन एक्सप्रेशन को थोड़ा सा तोड़ के आपको बता दिया मेरे कॉमन सेंस से। A pyramid has a square base and a volume of 3y cube plus 18y square plus 27y cubic units. If its height is y, then what polynomial represents the length of a side of square base? अब अगर इसकी हाइट y है तो कौन सा पॉलिनोमियल इसके बेस को रिप्रेजेंट करेगा, बेस के पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेगा? तो आपको इसका बेस का एरिया निकालने के लिए इस वॉल्यूम से होके जाना पड़ेगा। देखो वॉल्यूम में क्या क्या आपको दे रखा था, ये पहचान रहे हो आप? इस पिरामिड के वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला ये दे रखा था 1/3 इंटू हाइट इंटू एरिया। आसान है, तो क्यों ना मैं इसमें से पहले 1/3 कॉमन निकालूं, फिर मैं इसमें से हाइट कॉमन निकालूं। हाइट क्या है? y है, तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? एरिया। और हमें क्या निकालना था? एरिया ही निकालना है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा कॉमन निकाल के देख रहा हूं कि चीजें मैं क्या क्या इसमें से कॉमन निकाल सकता हूं। तो 1/3 इसमें से कॉमन निकालने के लिए मैंने इसमें 3 मल्टीप्लाई करा, 3 डिवाइड करा, ताकि मैं 1/3 बाहर दिखा सकूं एक। तो 3 मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ में, तो ऊपर की तरफ 3y क्यूब प्लस 18y स्क्वायर प्लस 27y, तो अपेरेंटली कितना बन जाएगा? 9y क्यूब प्लस 18 3s are 54y प्लस 27 3s are 54y स्क्वायर होगा 81y, और एक 1/3 तो मैंने बाहर निकाल लिया। अब इन सब में से क्या मैं एक कोई y कॉमन निकाल सकता हूं?
सब में y है देने के लिए, तो सब में से मैंने y कॉमन निकाल लिया, तो मेरा एक्सप्रेशन कैसा दिखाई देगा, मैं इसके नीचे लिख रहा हूं बिल्कुल 1/3, एक y कॉमन भी निकाल लिया, और पीछे जो छूट जाएगा वो होगा 9y² प्लस 54y प्लस 81। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को इस ऊपर वाले वॉल्यूम के एक्सप्रेशन से कंपेयर करो तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि हाइट उसने y बोली है, 1/3 इसमें कॉमन था इसलिए मुझे बाहर निकालना पड़ा, तो जो भी यहां से बच गया ये एरिया का ही तो एक्सप्रेशन होगा। तो एरिया ऑफ द बेस विल बी गिवन बाय 9y² प्लस 54y प्लस 81। समझ गए, ये हो गया बेस का एरिया। अब अगर वो मेरे से बेस की साइड पूछ ले तो बेस की साइड में कैसे निकालूंगा, इसको फैक्टराइज जब मैं करूंगा, और अगर ये फैक्टर होने के बाद में किसी एक चीज का स्क्वायर बन जाता है तो मैं सही ट्रैक पे हूं। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये बन रहा है 3y प्लस 9 का होल स्क्वायर। ओपन करके देख लो, 3y का स्क्वायर दैट इज 9y², 9 का स्क्वायर इज 81, देन ट्वाइस ऑफ 3y इंटू 9, 9 2s आर 18, 18 3s आर 54y। तो ये जो मेरे पास में आ गया ना, ये a² आ गया, मतलब स्क्वायर की साइड कितनी आ गई है, दैट इज 3y प्लस 9। अब मुझे पता नहीं आगे इसने पूछा नहीं पूछा, मैंने यही निकाल दिया, इजी। इसका सेकंड पार्ट है, इफ द एरिया ऑफ द बेस इज 576 मीटर, व्हाट इज द साइड ऑफ द बेस। देखो हमने एरिया की इक्वेशन बना ली थी, दैट वाज 3y प्लस 9 का होल स्क्वायर, 3y प्लस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 576 मीटर। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूं तो 3y प्लस 9 576 का भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, यहां से स्क्वायर हट गया, और 576 का स्क्वायर रूट कितना होता है 24। तो यहां से 3y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 माइनस 9, तो 3y इज इक्वल टू 15, दैट मींस y कितना आ जाएगा 15/3 मींस 5। आसान। तो y की वैल्यू कितनी आई है 5, और ये हमारी साइड नहीं है, y क्या था, y वाज द हाइट ऑफ पिरामिड। मैंने यहां पे साइड ऑफ पिरामिड, साइड ऑफ द बेस ऑफ पिरामिड निकाली थी, देखो ध्यान से a, और a कितना है 3y प्लस 9। सो साइड ऑफ द बेस, साइड ऑफ बेस दैट वाज a एंड विच इज 3y प्लस 9, सो 3 टाइम्स y विच इज 5 प्लस 9, सो a कितना हो जाएगा 15 प्लस 9 24। एक्चुअल में ये a यहां से निकल गया था, बिकॉज ये क्या था, ये a का स्क्वायर था, और जैसे मैंने स्क्वायर रूट लिया था तो मुझे a ही तो मिला था, दैट वाज 24। ठीक है, तो फिर से 24 आया, बट मैंने साथ में और क्या निकाल लिया, मैंने हाइट भी निकाल ली। तो अगले क्वेश्चन में हो सकता है वो हमसे हाइट पूछे, व्हाट इज द हाइट ऑफ द पिरामिड। ठीक है, तो मैं क्या एक कदम आगे चलता हूं, तो यहाँ पे हाइट ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल ली है, हाइट इज y, दैट वाज 5, एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड टू द हाइट, साइड टू हाइट का रेशियो, साइड कितनी आई थी 24, हाइट कितनी 5, तो 24/5। आसान सी बात है, इजी। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड, पिरामिड का सरफेस एरिया क्या होगा। पिरामिड का सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, आप इसके अंदर a और h की वैल्यू को पुट करवा दो। ठीक है, तो सरफेस एरिया के फॉर्मूला में a की जगह पे हम लोगों को क्या पुट करवाना है 24, दैट इज द साइड ऑफ पिरामिड, एंड हाइट ऑफ पिरामिड इज 5, बस सिंपल है। तो 24 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 24, रूट में ये पूरा ऊपर तक जाना चाहिए, 24/2 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर 576 प्लस 48, रूट में 24/2 दैट इज 12, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो ये रूट में कितना हो जाएगा 169, और 169 का रूट आपको पता है कितना होता है 13, तो 48 इंटू 13 करके 576 से ऐड करवाना है, तो 576 प्लस 624, 24 और 76 100, तो ओवरऑल एरिया कितना आ जाएगा 1200 मीटर स्क्वायर। ओके, मॉडल रॉकेटरी। A model rocket is a small rocket designed to reach low altitudes and be recovered by a variety of means.
Flying models rockets is a relatively safe and inexpensive way for a person to learn the basics of forces and response of the vehicle to external forces. Like an aeroplane, a model rocket is subjected to the force of weight, thrust, and aerodynamics during its flight. So, Shalvi is a member of the first rocket club of India named Star Club. She launches her latest rocket from large field. At the moment its fuel is exhausted, the rocket has the velocity of 240 feet per second and an altitude of 554 feet. After t seconds, its height t above the ground is given by this function. हाइट का ग्राउंड से ये फंक्शन है. हाउ हाई इज द रॉकेट 5 सेकेंड आफ्टर द फ्यूल एग्जॉस्टेड. फ्यूल खत्म होने के 5 सेकेंड बाद में रॉकेट कितनी हाइट पे पहुंच जाएगा. ओके अब इस इक्वेशन में अगर आप देख रहे हो तो ये बोल रहा है हाउ हाई इज द रॉकेट 5 सेकेंड आफ्टर द फ्यूल इज एग्जॉस्टेड. फ्यूल एग्जॉस्ट होने के भी 5 सेकेंड बाद में रॉकेट कहां होगा. एक्चुअल में जब फ्यूल एग्जॉस्ट हो गया ना तब रॉकेट 544 फीट पे ऑलरेडी पहुंच चुका था. उसके 5 सेकंड बाद में रॉकेट कहां होगा. तो अगर आप नोटिस करो इस इक्वेशन से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको. मैं अगर टी की जगह पे 0 पुट कर दूं तो माइनस का 16 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 240 इंटू 0 प्लस 544. तो टी इज इक्वल्स टू 0 पे ये कितनी वैल्यू दे रहा है 544. मतलब ये इक्वेशन स्टार्ट ही हो रही है जहां पे उसका फ्यूल खत्म हो रहा है. ये इक्वेशन कहां से हाइट को रिप्रेजेंट करना शुरू कर रही है जहां से फ्यूल खत्म हो रहा है. और ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. मतलब ये प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन है जो आप 11th क्लास में पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोजेक्टाइल क्यों है. ये किसी हाइट से किसी चीज को थ्रो करने पे प्रोजेक्टाइल मोशन करती है. मैंने फर्स्ट चैप्टर के केस बेस में भी ऐसा क्वेश्चन लिया था कि एक बॉय ने टेरिस से खड़े होकर एक बॉल को फेंका था. राइट. तो अब हम लोगों को क्लैरिटी मिल गई कि हमारी इक्वेशन सही है. हमारी इक्वेशन कहां से स्टार्ट हो रही है जब रॉकेट का फ्यूल खत्म हो रहा है. तो अब हमको उसके 5 सेकंड बाद के लिए पोजीशन निकालनी है या हाइट निकालनी है. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे सिंपली t इज इक्वल्स टू 5 पुट कर देंगे. तो h ऑफ 5 इज इक्वल्स टू माइनस 16 5 स्क्वायर प्लस 240 टाइम्स 5 प्लस 144. 16 इंटू 25 प्लस 245 जार 245 are 1200 plus 544. 16 इंटू 25 कितना हो जाएगा माइनस का 400 प्लस 1200 प्लस 544. तो देखो 1200 में से 400 गया 800. 800 प्लस 544 कितना हो गया 1344 फीट. 1344 फीट. तो फ्यूल खत्म होने के बाद में भी रॉकेट थोड़ा सा और ऊपर जाएगा. हाउ हाई इज अ रॉकेट 10 सेकेंड आफ्टर द फ्यूल इज एग्जॉस्टेड. देखो 5 सेकेंड बाद में आपने अभी अभी ऑब्जर्व करा कि फ्यूल खत्म होने के 5 सेकेंड बाद में 1344 फीट ऊपर चला गया. मतलब अगर मैं आपको ये ऐसा डायग्राम पे दिखाऊं तो रॉकेट को लॉन्च करा 5 सेकेंड बाद में फ्यूल खत्म हो गया बट उसके बाद भी रॉकेट काफी ऊपर गया. ठीक है. पहले सिर्फ 544 फीट ऊपर था और उसके 5 सेकंड्स लाइक फ्यूल खत्म होने के 5 सेकंड के बाद में इसको हटा देना. 5 सेकंड फ्यूल खत्म होने के 5 सेकंड के बाद में यहां पे 5 सेकंड है. रॉकेट ने 800 फीट और ज्यादा हाइट अटेन कर ली. पर क्या ये ऊपर जाता रहेगा कभी ना कभी तो नीचे आएगा. तो देखते हैं 10 सेकंड बाद में क्या होगा. तो 10 सेकंड के लिए आपको क्या पुट करना पड़ेगा यहां पे 10 पुट करना पड़ेगा. 16 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 240 टाइम्स 10 प्लस 544. तो ये हो जाएगा माइनस 1600 प्लस 2400 प्लस 544. 2400 में से 1600 गया कितना हुआ 800 प्लस 544 तो कितना हो जाएगा 1344 फीट. और पिछले केस में भी रॉकेट की हाइट 1344 ही थी. तो 5 सेकंड बाद में भी रॉकेट 1344 है. उसके 5 सेकंड बाद में भी रॉकेट 1344 है. मतलब रॉकेट अभी इससे और ऊपर गया था और फिर 10 सेकंड्स में वापस सेम हाइट पे आ गया.
अब हमें ये निकालना पड़ेगा ऑब्वियसली कि हाईएस्ट कहां तक पहुंचा है. व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द रॉकेट? हाउ मेनी सेकेंड्स वाज द रॉकेट एयरबोर्न आफ्टर इट्स फ्यूल वाज एग्जॉस्टेड? रॉकेट की मैक्सिमम हाइट अटेन हुई, कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन हुई, हमें वो निकालनी है. और रॉकेट कितनी देर तक हवा में था फ्यूल खत्म होने के बाद में, हमें वो भी फिगर आउट करना है. देखो हम लोगों ने ना रॉकेट की 5 सेकंड पे हाइट निकाली, हमने रॉकेट की 10 सेकंड पे हाइट निकाली, दोनों हाइट 1344 मीटर आई. तो हो ना हो बीच में कहीं रॉकेट ने मैक्सिमम हाइट अटेन करी है. इन दोनों टाइम्स पे रॉकेट की हाइट सेम थी, तो 5 और 10 के बीच में 7.5 सेकंड कुड बी द प्लेस जहां पे इसने मैक्सिमम हाइट अटेन करी है. ठीक है, तो हम लोग अगर 7.5 पे मैक्सिमम हाइट अटेन करी है तो 7 और 8 पे सेम हाइट होनी चाहिए, 7 और 8 सेकंड पे सेम हाइट होनी चाहिए. तो हम लोग 10th क्लास में सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज डाल के निकाल सकते हैं. बड़ी क्लास में होते तो बात अलग होती, पर 10th क्लास में हमें सिर्फ वैल्यूज डालने का ही प्रोसेस बताया जाता है. तो मैं इसकी हाइट निकाल रहा हूं, एक तो 7 सेकंड पे, एक मैं हाइट निकालूंगा इसकी 8 सेकंड पे. अगर ये दोनों सेम आई तो मैक्सिमम हाइट कहां आएगी? 7.5 सेकंड पे, और वो हम फिर फिगर आउट कर लेंगे. ठीक है, 7 सेकंड पे हाइट निकालने के लिए -16 टाइम्स 49 प्लस 240 टाइम्स 7 प्लस 544, और 8 टाइम्स पे -16 इंटू 64 प्लस 240 टाइम्स 8 प्लस 544. सॉल्यूशन करने पे ये भी 1440 फीट आएगा, ये भी 1440 फीट आएगा. तो दोनों ही केस में रॉकेट सेम हाइट अटेन करेगा. तो हमारा अजम्पशन सही था. तो हो ना हो ऑब्जेक्ट इस 7 और 8 सेकंड में बीच में कहीं मैक्सिमम हाइट पे था. हमारा जो अजम्पशन था वो सही था. अब मैक्सिमम हाइट के लिए हम लोग क्या पुट करेंगे? टाइम की जगह 7.5. तो वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होने वाली है. बस ये याद रखना कि 7 सेकंड पे और 8 सेकंड पे 1440 फीट था ये. सो एट t इज इक्वल्स टू 7.5, तो माइनस का 16 टाइम्स 7.5 का स्क्वायर प्लस 240 टाइम्स 7.5 प्लस 544. हाँ, ये हो जाएगा 900 माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का 1800, और ये तो 544 फिक्स था. तो 1800 में से 900 गया, 900 बचा, 900 प्लस 544 कितना हो गया? 1444 फीट. सो दिस विल बी द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय दिस रॉकेट, 1444 फीट. तो आपको ना लिबर्टी यही है 10th क्लास में कि आप वैल्यूज डाल के निकाल सकते हैं. बड़ी क्लास में होते हैं तो इसको एक स्टेप में हम लोग कर सकते थे मैक्सिमा और मिनिमा से, बट वो आपका नहीं है क्योंकि उसमें कैलकुलस लगाई जाती है, और कैलकुलस तो अभी आपने देखी नहीं है, सुनी नहीं होती क्या, तो इसलिए आपको वैल्यूज डाल डाल के चेक करना पड़ेगा. राइट. अब इसका लास्ट पार्ट है, फॉर हाउ मेनी सेकेंड्स वाज द रॉकेट एयरबोर्न आफ्टर द फ्यूल वाज एग्जॉस्टेड? फ्यूल एग्जॉस्ट होने के कितने सेकंड बाद में रॉकेट हवा में था, एयरबोर्न था? उसके लिए आपको पता है कि हाइट कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी. जब ये हाइट 0 हो जाएगी तब हमें पता लगेगा कि रॉकेट ग्राउंड पे आ गया, और वहां से हम लोग टी की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि इक्वेशन किसमें है? टी में. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन में एलएचएस को 0 करना पड़ेगा, मतलब -16t स्क्वायर प्लस 240t प्लस 544 इज इक्वल टू 0 करा. इन सब में से 16 कॉमन है, मैंने माइनस का 16 ही कॉमन निकाल लिया. टी स्क्वायर माइनस 15 जार माइनस का 34 इज इक्वल टू 0. 16 को माइनस के 16 को डिनोमिनेटर में भेज दिया तो हमारी इक्वेशन क्या बनी? टी स्क्वायर माइनस 15t माइनस 34 इज इक्वल टू 0. अब आपको 15 को स्प्लिट करके 34 बनाना है, तो टी स्क्वायर माइनस 17t प्लस का 2t माइनस 34 इज इक्वल टू 0. अब आपने इतने सारे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लिए हैं तो यहां से आपको डायरेक्टली पता होगा कि एक आपका फैक्टर आएगा t माइनस 17, और दूसरा आपका फैक्टर आएगा आपके पास में t प्लस 2 प्लस 2. यस, सो t इज इक्वल टू 17 एंड t इज इक्वल टू -2. नेगेटिव में कभी टाइम हो नहीं सकता बिकॉज ये सेकंड्स हैं. तो 17 सेकंड तक रॉकेट एयरबॉर्न रहेगा, मतलब हवा में रहेगा आफ्टर इसका फ्यूल खत्म होने के. ठीक है, रिया हैज अ लॉन विद अ फ्लावर्ड एंड ग्रास लैंड.
The grassland is in the shape of a rectangle while flower bed is in the shape of square. The length of the grassland is found to be 3 meter more than twice of the length of flower bed. The total area of whole lawn is 1260 meter square. दिख भी रहा है ये लॉन है, ये फ्लावर बेड है, फ्लावर बेड का शेप स्क्वायर का है, लॉन का शेप रेक्टेंगल का है, लॉन की जो लेंथ बोली गई है वो 3 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ द फ्लावर बेड. तो देखो हो ना हो सारी की सारी कैलकुलेशन किसके रेस्पेक्ट में होगी, फ्लावर बेड के साइड के रेस्पेक्ट में. तो मैंने बोल दिया कि लेट, इसने भी बोला है कि फ्लावर बेड की साइड को आप x मीटर मान लो, तो लेट साइड ऑफ फ्लावर बेड is equals to x meter, then length of lawn की लेंथ क्या हो जाएगी, ट्वाइस से 3 मीटर मोर, तो कितनी हो जाएगी 2x प्लस 3. अच्छा अब जरा मार्क करते हैं, ये जो लेंथ होगी ये 2x प्लस 3 होगी यहां तक, ये होगा x, ऑब्वियसली ये भी होगा x, तो इस पूरे शेप का एरिया कितना हो जाएगा, हमें क्या निकल, the length of the flower bed is x meter, then what is the total length of the lawn? तो lawn की total length निकालनी कितनी हो जाएगी 2x plus 3 plus x, that will be 3x plus 3. थोड़ा और बढ़िया दिखाने के लिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं मीटर, ठीक है. What is the value of x if the area of the total lawn is 1260 meter square? So एरिया हमारे लिए क्या बन जाएगा, देखो ये कितना हो गया था, ये हो गया था 3x plus 3 टोटल, और इसकी विड्थ हो गई थी x, तो ओवरऑल एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा x टाइम्स 3x प्लस 3. रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और ये किसके इक्वल है 1260 के इक्वल है. ब्रैकेट ओपन करा, ये बन गया 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1260 इज इक्वल्स टू 0. मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, जब भी कॉमन दिखाई दे पहला काम यही करो, कॉमन निकाल दो. और ये 3 कहां जाएगा, डिनोमिनेटर में. अब आपको क्या करना है, आपको इस x का मिडिल टर्म स्प्लिट करके 420x स्क्वायर बनाना है. तो 21 और 20, अगर मैं x को लिख दूं 21x और उसको साथ में 20x को इसमें से सब्ट्रैक्ट करवा दूं तो 21 2s are 42, और साथ में 0 आ ही रहा है, प्लस का 21 क्योंकि मुझे प्लस का x चाहिए यहाँ पे, माइनस का 420 इज इक्वल्स टू 0. तो दो फैक्टर्स क्या बनेंगे हमारे, पहले तो x कॉमन आएगा, यहां से बनेगा x प्लस 21, माइनस का 20 कॉमन आएगा, कितना बनेगा x प्लस 21, सामने 0, x माइनस 20 देन x प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0. तो x की वैल्यू एक तो आ जाएगी 20 और एक वैल्यू आ जाएगी x की माइनस 21. 21 हो नहीं सकती क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव में नहीं होती है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 मीटर. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 20 मीटर. आसान. What is the area of the grassland and what is the ratio of the area of flower bed to the area of grassland? देखो इसका एरिया है x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर मतलब 400 मीटर स्क्वायर. इसकी लेंथ थी 2x प्लस 3 और इसकी विड्थ थी x. सो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 20 प्लस 3 टाइम्स 20, तो 2 2s are 4, 43 टाइम्स 20 मतलब 860 मीटर स्क्वायर. तो रेशियो क्या होगा, फ्लावर बेड का एरिया टू द ग्रास लैंड, फ्लावर बेड का एरिया इज 400 और ग्रास लैंड का एरिया 860. 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट सकते हो अब ज्यादा सीधा 20 अपॉन 43, तो 20 रेशियो 43. आसान. Optimal pricing strategy. The director of National School of Drama must decide what to charge for a ticket to the comedy drama. If the price is set too low, the theater will lose money. And if the price is too high, people won't come. From past experience, she estimated that the profit P from the sales in hundreds can be approximated by this function. ठीक है, तो फंक्शन क्या है, ये प्रॉफिट फंक्शन है क्योंकि P लिखा हुआ है तो हम इसको प्रॉफिट फंक्शन बोलेंगे. X के अंदर है, X की टर्म्स में, जहां पे X क्या हो जाएंगे, कॉस्ट ऑफ ए टिकट. यहां पे टिकट की कॉस्ट
0 से लेके 2500 रुपीज के बीच में रहेगी, ठीक है। और फंक्शन क्या है, -x² + 22x - 40। व्हाट इज द लोवेस्ट कॉस्ट ऑफ अ टिकट दैट वुड अलाउ द थिएटर टू ब्रेक इवन। तो ऐसा ऑलरेडी एक क्वेश्चन हमने देखा हुआ है, ब्रेक इवन करने के लिए प्रॉफिट या लॉस को जीरो होना पड़ता है, हमें यहाँ पे प्रॉफिट को जीरो करवाना पड़ेगा, वहां से हमें ब्रेक इवन की कंडीशन मिल जाएगी। -x² + 22x - 40 विल बिकम 0। तो पहले तो हम लोग हमारा एक फेवरेट टास्क कर लेते हैं कि x² को कभी भी नेगेटिव में नहीं रखा जाता। अब हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करके क्या बनाना पड़ेगा, 40x²। सो क्यों ना हम 22x को -20x और -2x में स्प्लिट करवा दें, सो दैट फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा x - 20 -2 इन दोनों में से कॉमन लिया जाएगा तो कितना बन जाएगा, x - 20, सामने 0। सो अपेरेंटली द वैल्यू विल बी x - 20 एंड x - 2। हमारे पास में दो फैक्टर्स आ गए यहाँ पे, केस 1 और केस 2 लगाने के बाद में एक तो हमें x की वैल्यू 20 देखने को मिल रही है, और केस 2 में x की वैल्यू कितनी देखने को मिल रही है, 2। अब यहां पे ना x जो था, x इज द कॉस्ट ऑफ ए टिकट, और x की वैल्यू 0 से लेके 25 के बीच में होनी चाहिए, जहां पे वो 100 रुपीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो है ना, ये 2, इसका मतलब है 200, और इसका मतलब है 20 × 100 मतलब 2000 रुपीज, ठीक है। बट हम लोग अभी भी इनको इसी वैल्यूज के फॉर्म में ही यूज करके इन दोनों से क्या कर सकते हैं, ब्रेक इवन प्रोड्यूस करवा सकते हैं। क्योंकि लास्ट एक क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमारी दो वैल्यूज आई थी, वहां पे दोनों पे ही हमें ब्रेक इवन की सिचुएशन मिल रही थी, बस ये है कि इससे ज्यादा पे इसको लॉस होने लगेगा और इससे कम पे इसको लॉस होने लगेगा। सो 2 से कम पे लॉस होगा, 20 से ज्यादा पे लॉस होगा, तो आइदर उसको जो कॉस्ट है टिकट की 200 रुपीज रखनी पड़ेगी या 2000 रखनी पड़ेगी। समझ गए, इन दोनों पे उसको ब्रेक इवन हो जाएगा, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, इजी। If theater charges 400 for each ticket, then what is the profit or loss? 400 for each ticket, तो x की जगह पे हमको क्या पुट करना पड़ेगा, 4, ठीक है। तो 4 पुट करते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए, तो -4 का स्क्वायर प्लस 22 × 4 - 40, तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -16, -40 इसके साथ में आ जाएगा, प्लस का 88, तो 88 में से 58 सब्ट्रैक्ट 88 में से 56 सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना बचेगा, 32। सो ये 32 जो बचा है, ये 32 नहीं है, ये 3200 रुपीज लिखा जाएगा। आसान सी बात है। इफ द थिएटर चार्जेस 2500 फॉर ईच टिकट, देन व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस। तो वही काम हमें फिर से करना है, इस बार हमें x की जगह पे 25 पुट करना है। देखो 2500 हम क्यों नहीं रख रहे, क्योंकि ये ऑलरेडी x की वैल्यू 100 रुपीज में चल रही है, पीछे इसके सफिक्स में x है, तो इसने हमें ऐसे नहीं दिया, इसने हमें 2500 लैंग्वेज में देके एक कंफर्म किया है कि आप ध्यान से इस वैल्यू को एज इट इज पुट करें, इजी। तो इसलिए प्रीवियस पार्ट में भी हम लोगों ने ऐसे ही करा था। तो -25 का स्क्वायर प्लस 22 टाइम्स ऑफ 25 - 40, तो P ऑफ 25 कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर 625, 25 टाइम्स 2 इज 50 टाइम्स 20 इज 550, 550 - 40, तो P एट 25 दैट मीन्स माइनस का 665 प्लस का 550, तो ऐसे में उसको 115 100, समझ रहे हो, इतना लॉस हो जाएगा। मैंने ये चीज आपको बहुत पहले बताई थी कि अगर वो 20 रुपीज से ज्यादा की टिकट रख रहे हैं ना, मतलब 2000 रुपीज से ज्यादा की टिकट रख रहे हैं, तब उनको लॉस होगा। तो 25 x की जगह पे 25 मतलब उन्होंने 2500 का टिकट रखा, तो ऑब्वियसली उनको कितना लॉस हुआ है, 11500 का। गॉट इट। नेगेटिव में आ रहा है मतलब लॉस हो रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है मतलब प्रॉफिट हो रहा है। आसान सी बात। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट विच कैन बी अर्न बाय द थिएटर। देखो हमें पता है कि अगर x की जगह पे 2 रुपीज मतलब टिकट 200 रुपीज का रखा जाएगा, तब ब्रेक इवन पॉइंट होगा, और x की जगह पे अगर 20 रखा जाएगा मतलब टिकट 2000 का होगा, तब ब्रेक इवन हो जाएगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा इन दोनों के मीन पे। मीन कैसे निकलेगा, 2 + 20/2 दैट मीन्स 22/2 दैट मीन्स 11 पे। तो x = 11 मीन्स 1100 रुपीज के टिकट के लिए
इन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और वो कितना होगा वो हम ऑब्वियसली फिगर आउट कर लेंगे इस इक्वेशन में पुट करके. सो P11 इज इक्वल्स टू -11 का स्क्वायर प्लस 22 टाइम्स 11 माइनस 40. 11 का स्क्वायर इज 121, 220 और 22, 242, 22 टाइम्स 11 प्लस 242 माइनस 40. 121 और माइनस का 40 दोनों नेगेटिव में है, दैट मीन्स 242 माइनस 161 कितना आ गया 81. so that will give you 81. तो मतलब 8100. Swimming pool. The volume of the water in a rectangular in-ground swimming pool is given by, that is x cube plus 11x square plus 24x, where Vx is the volume in cubic feet of the water and the height is x feet. Find the dimension of the base of the pool. कोई भी क्यूबॉइड होगा, अगर आपको उसकी हाइट पता पड़ जाए तो आप बेस निकाल सकते हो. कैसे? वॉल्यूम अपॉन हाइट करके. पूल के बेस के डायमेंशन निकालने हैं जब हमें हाइट दे रखी है एक्स. देखो पूल जो है ना वो क्यूबॉइड के शेप में है. ये मैंने बना दिया क्यूबॉइड. सोना सोना सही नहीं लग रहा, पानी भर देंगे. ठीक है, ये हो गई इसकी हाइट, ये हो गई इसकी लेंथ, और ये हो गई इसकी ब्रेथ. हमें इसने दिए रखा है एक तो इसका वॉल्यूम, और एक हमें बोल रखा है कि इसकी जो हाइट है ना वो एक्स है. तो हाइट इज एक्स. इसके अंदर आप ध्यान से देखो, वॉल्यूम के अंदर क्या क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होगी. इसमें से हाइट कितनी है, वो एक्स है. तो अगर मैं इस इक्वेशन में से एक्स बाहर निकाल दूं तो जो बचेगा, सिंस ये क्यूबिक इक्वेशन है तो पीछे से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी. वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट. आसान सी बात है. सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हमें पता है. और ये वॉल्यूम हमें कैसे दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 24x में. अब इन सब में से क्या कॉमन निकाला मैंने, x, और ये x एक्चुअल में क्या है, हाइट. तो एक फैक्टर हाइट मैंने बाहर निकाला, तो अंदर क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24. तो हो ना हो ये दोनों किसका प्रोडक्ट है, लेंथ एंड ब्रेथ का. अब अगर मैं इसको फैक्टराइज कर दूं तो जो दो फैक्टर्स मुझे मिलेंगे उसमें से एक लेंथ होगी एक ब्रेथ होगा. ठीक है, तो बस हमें यही करना है कि डायमेंशंस ऑफ द बेस ऑफ द पूल हमें फिगर आउट करना था. सो एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24, हमें 24 बनाना है 11x को स्प्लिट करके. तो 8 3 are 24 लिख सकते हैं. फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन आ गया तो x प्लस 8 बना. लास्ट टू टर्म्स में से 3 कॉमन ले लो, फिर से x प्लस 8 बना. तो जो हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे वो होंगे x प्लस 8 एंड x प्लस 3. तो ये हो जाएंगे लेंथ और ब्रेथ के एक्सप्रेशंस. ठीक है, ऑल्दो ये प्लस में आ रहा है, आने माइनस में चाहिए थे. अब क्या कर सकते हैं, जैसे हमें इक्वेशन मिली हमने वैसा निकाल दिया. ठीक है, यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द वॉल्यूम व्हेन x इज इक्वल्स टू 3 फीट. x की वैल्यू आपको 3 फीट पुट करके यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है. सो 3 का क्यूब प्लस 11 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 24 टाइम्स 3. 3 का क्यूब कितना हो जाता है 27 प्लस 11 इंटू 9 विल बी 99. 24 3s are 72. तो 99 और 27 is 126. 126 plus 72 will be 198 meter cube. If the volume is 100 feet cube, अगर इसका वॉल्यूम 100 फीट क्यूब हो, देन व्हाट इज द हाइट x. वॉल्यूम 100 फीट क्यूब दिया हुआ है. ठीक है, ओवरऑल वॉल्यूम हमें 100 फीट क्यूब दिया हुआ है, तो इसकी हाइट कितनी होगी, मतलब हमें x फिगर आउट करना है. तो मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें इस पूरी इक्वेशन के लिए रिजल्ट दे रखा है इज इक्वल्स टू 100. हमें x की वैल्यू फिगर आउट करनी है. ठीक है, तो हमने ना ऑलरेडी इसके फैक्टर्स कर लिए थे. अब मैं अगर इसके फैक्टर्स यहां पे पुट कर लूं, एक तो हमारा x था, एक x प्लस 8, एक x प्लस 3 था.
अब अगर मैं x की अलग अलग वैल्यूज पुट करके देखूं तो मुझे इसमें वैल्यूज पुट करके यहाँ पे 100 बनाना है, ठीक है। देखो अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करता हूं तो 1, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4, तो 9 4 आर 36, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 36 मीटर क्यूब, जो कि 100 के बिल्कुल इक्वल नहीं है। अब मैं अगर x की जगह पे 2 पुट कर दूं तो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 5, 2 5 आर 10 टाइम्स 10 100 और 100 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे आपको हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ता है। If the maximum capacity of the pool is 520 feet cube, what is the maximum depth? तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये सेम क्वेश्चन उसने घुमा के दे दिया हमें कि इस बार मैक्सिमम कैपेसिटी हो गई है 520, तो हमें एक्चुअल में इस इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है, अगर ये आई हाथ में तो ना। तो इस बार इसने मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है, वॉल्यूम ही तो होता है। तो इस बार हमें 520 बनाना है। तो देखो 20 बनाने के लिए ना हो ना हो आपको एक जीरो तो चाहिए, मतलब आइदर एक 5 चाहिए, एक 2 चाहिए, या फिर एक ना एक जीरो चाहिए। हमने लास्ट 2 पुट करके देख लिया था, तो 2 पुट करने से ये 0 बना रहा था, ये 5 बना रहा था। अब ऐसे ही आप नंबर और सोचो जहां पे आप अगर वैल्यू पुट करो तो आइदर ये 5 बना ले या फिर ओवरऑल एक जीरो ही आपको मिल जाए। तो सपोज करो मैंने 7 पुट कर दिया, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 7 पुट करते ही यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा। 15 7 75 होता है, तो ये मेरा गैस गलत हो गया। तो x की जगह पे आप एक और वैल्यू पुट कर सकते हो 5, ठीक है। तो x की जगह पे मैंने 5 पुट करा तो 5, यहाँ पे 13 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, 8 5 40, 40 13 520। तो सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा आपको, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाने पड़ेंगे और कोई तरीका नहीं बनेगा, ठीक है। आपको इक्वेशन के अंदर हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा, 1 से लेकर 5, 1 से लेकर 10 की वैल्यूज पुट करके आप फटाफट से निकाल के दे सकते हो। तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि मुझे जीरो बनाना लास्ट।